हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर ऑफ एरा पे लेक्चर 6। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है द कोल्ड वॉर टाइमलाइन, यानी कि हम लोग कोल्ड वॉर का टाइमलाइन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। द कोल्ड वॉर टाइमलाइन, यानी कि कोल्ड वॉर का हम टाइमलाइन देखने वाले। 1947 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन अबाउट द कंटोनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो बोलते हैं कि 1947 में कि अगर कोई भी जो है वो कंट्री है उसे लग रहा है कि कम्युनिज्म वाला जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो उसके लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर वो अपने देश में कैपिटलिज्म लाना चाह रहा है और कम्युनिज्म को ख़त्म करना चाह रहा है, तो इसमें यूएसए जो है उस कंट्री का सपोर्ट करेगा। तो मतलब यूएसए का उसको उस कंट्री को सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा समझते हैं 1947 से लेके 1952 मार्शल प्लान, यूएसए एड फॉर द रिकग्नाइजेशन द वेस्टर्न यूरोप, यानी कि जो यूएसए है वो मार्शल प्लान लाता है। ये मार्शल प्लान क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए, यूएसए ने मार्शल प्लान लाया था। मार्शल प्लान के माध्यम से ये वो करना चाहते थे कि मान लीजिए वर्ल्ड वार टू के दौरान बहुत सारे कंट्री में, यूरोप में डिस्ट्रक्शन हुआ था, डिवास्टेशन हुआ था, जिससे मतलब पूरे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सभी चीज़ों वो खराब हो गया था। तो यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान काफ़ी पैसा कमा लिया था और यूएसए के पास पैसा ही बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो सभी कंट्री को लोन दे रहा था कि वो अपनी कंट्री में मतलब रिकन्स्ट्रक्शन सभी चीज़ों को अच्छा करा दें। तो इसमें जो है वो यूएसए सभी कंट्री का मदद कर रहा था, मतलब लोन दे रहा था। तो इससे जाहिर सी बात है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो बाकी सभी जो कंट्री है उससे यूएसए से थोड़ा उसका जुड़ाव होगा। तो यही हमारा मार्शल प्लान था जो 1947 से लेके 1952 में लाया गया था। 1948 and 49 billion blocked by the Soviet Union and the airlift supplies to the citizen West Berlin by the USA and its allies। इसको हम मैप के द्वारा समझते हैं। देखिए, वर्ल्ड वार टू खत्म होने के बाद जो जर्मनी था वो चार पार्ट में डिवाइड हो गया है। में देखिए, एक जो पार्ट था वो हमारा था वेस्टर्न जर्मनी और एक जो पार्ट था वो हमारा ईस्टर्न जर्मनी। वेस्टर्न पार्ट के जर्मनी में तीन भाग था, एक ब्रिटिश सेक्टर था, एक फ्रांस सेक्टर था और एक हमारा अमेरिकन सेक्टर था, यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम दूसरे चीज़ को देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जर्मनी का डिवीज़न हुआ था। जिस प्रकार से जर्मनी का डिवीज़न हुआ था दो पार्ट में, एक था वेस्टर्न जर्मनी और एक था ईस्टर्न जर्मनी। ईस्टर्न जर्मनी में हमारा जो था वो सोवियत यूनियन के पास था। वेस्टर्न जर्मनी जो था वो ब्रिटेन के पास था, अमेरिका के पास था, फ्रांस के पास था। उसी प्रकार से हमारा जो बिलियन था, बिलियन का भी डिवीज़न जो है वो दो पार्ट में हुआ। एक हमारा जो था वो ईस्टर्न बिलियन था और एक हमारा वेस्टर्न बिलियन था। तो जो ईस्टर्न बिलियन था वो था सोवियत यूनियन के पास और जो वेस्टर्न बिलियन था वो था फ्रांस के पास, ब्रिटिश के पास यानी कि ब्रिटेन के पास और अमेरिका के पास। तो देखिए क्या हुआ कि मतलब जो सोवियत यूनियन था वो क्या कहते हैं ईस्टर्न बिलियन में उतना डेवलपमेंट या विकास करता नहीं था। इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसको डेवलपमेंट की उतनी आवश्यकता होती नहीं थी। वेपन हथियार खरीदने के लिए वो उस जगह का इस्तेमाल करता था, या तो यूएसए से कोई कॉन्फ्रेंटेशन हो जाएगा तो उस वो चीज़ वहाँ पे वो प्रिपेयर करता था। तो फिर क्या हुआ कि इसके वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट ना होने की वजह से लोग जो थे वो ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में माइग्रेट होने लगे। यहाँ से वो यानी कि यूएसए में आने लगे, यूएसए में, फ्रांस में, यहाँ पे आने लगे, यानी कि वेस्ट बर्लिन से ईस्ट बर्लिन में मूव होने लगे। तो जब ये चीज़ माइग्रेशन ज़्यादा होने लगा तो क्या हुआ, ईस्ट बर्लिन के जो मतलब ईस्ट बर्लिन में यानी कि जो यूएसएसआर था उसने क्या किया, एक वॉल बना दिया पूरा। देखिए उसने जो यहाँ पे है एक वॉल, एक पूरा वॉल टाइप से बना दिया जिससे जो लोग हैं यहाँ पे माइग्रेट होकर ना जाए। अब इससे क्या प्रॉब्लम हुआ, देखिए इससे ये प्रॉब्लम हुआ कि जो भी यानी कि जो फ्रांस थे, अमेरिका थे और जो मतलब फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन थे, अब ये जो है वो सप्लाई का कोई भी सामान जो है वो इधर मतलब ये सप्लाई अब नहीं कर पाएंगे, कोई भी सामान जो है वो ईस्ट बर्लिन में नहीं भेज पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, हुआ कि इनका मतलब सप्लाई ही रुक गया, अब सप्लाई ही नहीं कर सकते हैं अपना सामान। तो वेस्ट बर्लिन ने क्या किया, तो अब सप्लाई नहीं कर सकते थे। तो फिर अब क्या हुआ हम देखते हैं। तो फिर क्या हुआ, जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थे उन्होंने डिसाइड करके अपनी चीज़ों को जब वो ट्रांसपोर्ट करना कोशिश कर दिया, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने एरोप्लेन का माध्यम ले लिया। एरोप्लेन से वो अपने सामान को पहुंचाते थे फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन सेक्टर में और वहाँ से वो वेस्ट बर्लिन। तो ये था हमारा तो ये हम लोगों ने 1948 से जो 49 का टाइम था बिलियन का वो हम लोगों ने देखा। फिर 1950 से लेके 1953 तक इस टाइम कोरियन वॉर चला था, यानी कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इस चीज़ों में मतलब वॉर, कोरिया वॉर चला था। टाइम लाइन पे 1954 defeat the French by the Vietnam at the Don Pihu and signing the
गिनवा अकॉर्ड डिवीजन द वियतनाम अलोंग द 70th पैरेलल फॉर्मेशन ऑफ अ सीएटू। चलिए हम इसको सबसे पहले समझते हैं कि वियतनाम क्या था। देखिए, अगर आप मैप में देखें तो ये हमारा वियतनाम है। मैप के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए देखिए जो आपका वियतनाम था वो फ्रांस का कॉलोनी था, और फ्रांस के कॉलोनी से उसको आज़ादी मिलता है किसके द्वारा, तो जेन्यू अकाउंट के द्वारा उसको वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिलती है, आज़ादी मिलती है। और फिर क्या होता है, जो देखते हैं वियतनाम होता है तो वियतनाम का जो नॉर्थ साइड और साउथ साइड होता है, तो जो नॉर्थ वियतनाम होता है वो प्रो कम्युनिस्ट होता है, जो साउथ वियतनाम के लोग होते हैं वो थोड़ा सा प्रो कम्युनिस्ट होते हैं। और यहाँ की जो साउथ कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट थी, यानी कि जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे एंगू देव बिलेन, वो किसके अंडर थे, तो वो नॉन कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट के अंडर थे। देखिए, जो सोवियत के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि यूएसएसआर के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वो जो थे वो प्रो कैपिटलिस्ट थे। लेकिन अमेरिका को ये सभी चीज़ जो थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, कि ये सभी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, प्रो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो देखिए, वियतनाम के जो लोग थे वो चाहते थे कि नॉर्थ और जो साउथ वियतनाम है वो एक हो जाए, लेकिन अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि ऐसा हो। तो फिर देखिए अमेरिका क्या करता है, अगर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम अगर एक हो जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो कम्युनिज्म आ जाएगा। अगर कम्युनिज्म आ जाएगा तो कोम्बोडिया लिहो जैसी कंट्री जो है वो, अगर उसको हम देखें तो अमेरिका को इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अमेरिका जो था वो प्रो कैपिटलिस्ट के पॉलिसी के जो था वो अगेंस्ट था, खिलाफ था। फिर उसने क्या किया, जो वियतनाम था, वियतनाम और साउथ वियतनाम को मिलाने की नहीं बात की, यानी कि उसने क्या किया, अमेरिका ने इंटरवेंशन किया और उसने प्रेशर डाला, फोर्स डाला कि वो अपनी आइडियोलॉजी जो है वो ना चेंज करे। कौन, वियतनाम। तो यही हमारा वियतनाम का पूरा आइडियोलॉजी था। और उसके अलावा देखें तो हम देखिए कोल्ड वार के दौरान हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो पूरा वर्ल्ड था वो दो भागों में बट गया था, एक था वेस्टर्न अलायंस, एक था ईस्टर्न अलायंस। तो देखिए, जो हमारा ईस्टर्न अलायंस बना था, उन्होंने उनका अलग अलग जो था वो अलायंसेस बनाए थे, जिसे हम यानी कि जैसे वेस्टर्न अलायंस था, ईस्टर्न अलायंस था। जो वेस्टर्न अलायंस का जो था वो एक नाटो बना था। नाटो के बाद उसने सीएटो बनाया था। सीएटो यानी कि साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा क्या कहते हैं बहुत सारी कंट्री थे, न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था। तो ये जो सीएटो बना था वो एशिया में बना था। तो ये चीज़ हमने जो है वो, ये चीज़ फिर हम लोगों ने यहाँ पे समझा। दे यही जो चीज़ था वो यहाँ पे लिखा था, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर। तो उसका 1944 से लेके 75 में जो अमेरिका है वो इंटरवेंशन करता है वियतनाम। मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या करता है, जो अमेरिका है, जो मतलब फ्रांस है, फ्रांस को डिफीट कर देता है, हरा देता है। और उसके बाद वहाँ हम लोगों ने इंटरवेंशन देखा। उसके बाद 1955 में देखिए साइन होता है बाघा पैक्ट, लेटर सेंट्रो। सेंट्रल क्या है, सींटो क्या है, तो देखिए सीएनटो यानी कि सेंट्रल टीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है वो हमारा पाकिस्तान, टर्की, ये सभी जो साथ थे। तो 1955 में हमारा बाघा पैक्ट साइन हो, जिसे हम लोग सीएनटो बोलते हैं। 1956 में जो सोवियत है वो इंटरवेंशन करता है हंगरी में। अब हंगरी कहाँ आता है, तो देखिए जो यूएसएसआर के पास ही जो है वो हंगरी आता है। तो यूएसएसआर ने जो है वो हंगरी पे जो है वो इंटरवेंशन किया, यानी कि कब्जा करने की कोशिश। 1961 यूएसए स्पॉन्सर्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन ऑफ क्यूबा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल। इसको हम समझते हैं मैप के माध्यम से। ये जो पार्ट है वो हमारा क्यूबा का है, और आप जानते हैं कि क्यूबा जो था वो सोवियत यूनियन का पार्ट था। ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज़ से यूएसए को अच्छी नहीं लगती थी। तो उसने क्या किया, यूएसए ने क्यूबा के पास ही ये जो बे ऑफ पिग्स जगह था वहाँ पे उसने अपना जो है वो इन्वेट कर दिया। एक अपना मतलब इन्विटेशन किया। तो इसे ही कहा गया, इसे ही बे पिक्स ऑफ इन्वेंशन कहा गया है। कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था बर्लिन वॉल का, ये हम लोगों ने देख ही लिया था। फिर 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, यानी कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या हुआ इन 1965, अमेरिकन इंटरवेंशन इन डोमिनिक रिपब्लिक, यानी कि अमेरिका जो था वो इंटरवेंशन किया कहाँ पे, तो डोमिनिक रिपब्लिक में किया। फिर 1968 में सोवियत जो था वो इंटरवेंशन किया चेकोस्लोवाकिया में। वहाँ उस 1972 में जो यूएसए प्रेसिडेंट है एडिचुड निक्सन, वो विजिट करते हैं, वो जाते हैं चाइना। फिर 1979 से लेके 89 में जो वियतनाम है वो इंटरवेंशन करता है कहाँ पे, तो कैम्बोडिया में। उसके बाद 1979 से लेके 89 में जो सोवियत है वो इंटरवेंशन करता है अफगानिस्तान में, क्योंकि फिर 1985 में क्या होता है, तो जो गॉर्बुचो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसएसआर के, और फिर वो रिफॉर्म के प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। फिर 1989 फॉल द बर्लिन वॉल, मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन ईस्ट यूरोप, यानी कि हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से बर्लिन जो था वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एक था ईस्टर्न बर्लिन और एक था वेस्टर्न बर्लिन। तो वेस्टर्न बर्लिन में काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी विकास हो रहा था, लेकिन ईस्टर्न बर्लिन में जो था वो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। यूएसएसआर वहाँ पे डेवलपमेंट जो था वो नहीं कर रहा था। तो फिर जो यूएसएसआर जब बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ यानी कि ईस्टर्न बर्लिन से वेस्टर्न बर्लिन, तो यूएसएसआर ने क्या किया, सोवियत यूनियन ने क्या किया, वहाँ पे एक वॉल बना दिया, जिसके
जिसके लोग जो थे उन्होंने काफ़ी सरकार का प्रोटेस्ट किया और 1989 में जो वॉल था उसे गिरा दिया। फिर 1990 में यूनिफ़िकेशन हो गया जर्मनी, यानी कि आज का जो हम जर्मनी देखते हैं वैसा हो गया। फिर 1991 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि 1991 में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि सोवियत यूनियन जो था वो टूट गया अलग-अलग भागों में और उसी टाइम हो गया, खत्म हो गया कोल्ड वॉर ऑफ। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने द कोल्ड वॉर ऑफ एरा के टाइमलाइन को देखा। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।